स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी कान के बूंदे। कीमत पर विचार करने का समय न था, अतः वे सिटी कोतवाल से मिलकर, जिससे उनकी बड़ी घनिष्ठता थी, हीरालाल को अपनी जमानत पर छुड़ा लाए। बूंदे के साथ ही 900 रुपए देकर वकील साहब ने हीरालाल को कचहरी भेजा और स्वयं भी कचहरी गए। किंतु दिन भर उनके मस्तिष्क में ये बात फिरती रही कि 2000 रुपए की कीमत के बूंदे आखिर इसकी स्त्री के पास कहां से आए। इन बूंदों के साथ कौन सा और कैसा रहस्य छिपा है। वकील साहब एक बार ये सब जानने के लिए उत्कंठित से हो उठे। हिरासत से बाहर आकर हीरालाल ने झुककर वकील साहब के पैर छू लिए। अभी तक वो वकील साहब को केवल अपनी नौकरी के कारण न छोड़ सकता था, किंतु आज से तो वो उनका भक्त भी हो गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे इनके साथ रहकर मुझे अनेक विपत्तियां ही क्यों न उठानी पड़े, परंतु अब इस देवता आदमी का साथ आजन्म न छोड़ूंगा। शाम को बूंदों को लिए हुए वो वकील साहब के एहसान के भार से दबा हुआ घर लौटा। जेब से बूंदे निकालकर पत्नी के सामने रख दिए। कमला ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्यों, पसंद नहीं आए? हीरालाल बोला, वाह, पसंद क्यों नहीं आए? इतने अच्छे बूंदे और पसंद ना आते, बनने को भी दे दिए हैं। कमला ने पूछा, बूंदे बनने को दिए? पर मैं तो ये कहना ही भूल गई थी कि ये यहाँ के नहीं, मद्रास के बने हुए हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग बाबू के साथ मद्रास गए थे। वहीं पर माँ के लिए बाबू ने इसे खरीदा था। हीरालाल बोला, शायद यही बात हुई होगी। जब सुनारों ने बनाने से इनकार कर दिया होगा, तभी वकील साहब ने इसे लौटा दिया होगा। हीरालाल ने बूंदों की कीमत के बारे में, अपने पकड़े जाने के बारे में और वकील साहब से उसे किस तरह छुड़ाया, इस बारे में अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। शहर में प्लेग का प्रकोप हुआ। सब लोग शहर छोड़ छोड़कर बाहर झोंपड़े बनाकर या बंगलों पर रहने के लिए निकल आए। वकील साहब ने अपने बंगले में नौकरों की एक कोठी में हीरालाल को रहने को जगह दे दी। एक ही अहाते में रहते हुए संभवतः 2-3 महीने बीत गए, किंतु वकील साहब की पत्नी हीरा देवी और कमला से किसी प्रकार की जान पहचान न हो सकी। हीरा देवी ने उच्च कोटि की शिक्षा पाई थी। वो संस्कृत में काव्य तीर्थ और अंग्रेजी में बीए थी। साधारण सुंदर थी, पर स्वभाव जरा रूखा था। वे मौके बेमौके पर ही हंसती थी। साधारण लोगों से वो बातचीत भी कुछ कम करती थी। उन्हें अपने धन, विद्या और प्रतिष्ठित परिवार की कन्या होने का गर्व था। अपने आश्रित एक मुंशी की स्त्री से बातचीत करने में वो अपने समय का दुरुपयोग समझती थी। इसीलिए उन्होंने कमला को कभी न बुलवाया। इधर कमला इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो अनिद्य सुंदरी थी। खूब गोरा रंग, आकर्षक आंखें, पतले पतले लाल होठ, जिन पर सदा हंसी खेलती रहती थी। वो बड़ी ही नम्र और मिलनसार थी। पढ़ी लिखी बहुत साधारण थी, लेकिन हिंदी की पुस्तकों के अतिरिक्त चिट्ठी पत्री पढ़ लिख लेती थी। अंग्रेजी के कोई कोई अक्षर पहचान लेती थी। फिर भी उसे व्यवहार ज्ञान था और गृह कार्य में बड़ी कुशल थी। साधारण से साधारण कपड़ों को भी ढंग से पहनना जानती थी। वो साधारण कपड़ों को भी इस ढंग से पहनती कि वो उसके शरीर पर मूल्यवान जान पड़ते। 20 साल की उम्र होने पर भी वो 14 साल की किशोरी जान पड़ती थी। उसके स्वभाव में एक प्रकार की लापरवाही और अल्हड़पन था, जो इस बात का साक्षी था कि इसने भी अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देखे हैं। जिस दिन से कमला को मालूम हुआ कि हीरा देवी ने उसके इयररिंग मंगवाए और पसंद किए,
उनसे मिलने के लिए कमला की उत्सुकता और भी बढ़ गई। एक दिन दोपहर को वो हीरा देवी से मिलने गई, जिसकी सूचना हीरा लाल ने अपने मालकिन को पहले ही दे रखी थी। बरामदे में एक चटाई पड़ी थी, कमला उसी पर बैठ गई। साधारण आवभगत के बाद हीरा देवी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी। बीच बीच में वो कमला की बातों का उत्तर भी देती जाती थी। उन्होंने अपने किसी भी व्यवहार से ये प्रकट न होने दिया कि कमला के आने से उन्हें किसी तरह की प्रसन्नता हुई है, बल्कि उन्होंने यही प्रकट किया कि उसके आने से उनके काम में विघ्न पड़ा है। उनके मुंह के भाव से कुछ ऐसा प्रकट हो रहा था जैसे उन्हें कमला के रूप और लावण्य से ईर्ष्या हो रही हो। कमला एक साधारण जामदानी की कड़ी हुई गुलाबी रंग की साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहने थी। हाथों में 3-4 कांच की चूड़ियां और कानों में वही हीरे के इयररिंग चमक रहे थे। वो इस आशा में थी कि हीरा देवी यदि कुछ भी उसके बूंदे के विषय में पूछेगी तो वो बातों ही बातों में बतला देगी कि यद्यपि इस समय दिनों के फेर से वो उनके मुंशी की स्त्री है, किंतु वो भी किसी समय बड़े घर की लड़की थी और उसने भी अच्छे दिन देखे हैं। उसके पास एक नहीं अनेक जेवर थे, इन कान के बूंदों की तरह। किंतु हीरा देवी ने उसके साथ बातचीत करने में जो उदासीनता दिखलाई, उससे कमला के आत्मसम्मान को धक्का लगा। वो यहां आके पछता रही थी। वो उठकर घर जाने की आज्ञा लेने ही वाली थी कि इस समय हीरा देवी किसी कार्यवश कुछ देर के लिए भीतर चली गई और कमला को वहां रुक जाना पड़ा। वो वहीं चटाई पर बैठी उसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी। ठीक इसी समय वकील साहब ने घर में प्रवेश किया। कमला वकील साहब को पहचानती थी, किंतु वकील साहब उसे न जानते थे। कमला उठकर खड़ी हो गई। वो कहीं छिप जाने के लिए स्थान ढूंढने लगी। इधर वकील साहब को एक संभ्रांत महिला को इस तरह बरामदे में चटाई पर बिठाना कुछ अपमानजनक मालूम हुआ। पहले तो वो उल्टे पांव बाहर लौट जाने वाले थे, परंतु न जाने क्या सोचकर उन्होंने कमला को संबोधन करके कहा, आप यहां क्यों बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें बुला लेता हूं। कमला कुछ न बोली, चित्र छाया की तरह वकील साहब के पीछे पीछे जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। सच बात तो ये थी कि हीरा देवी की तरफ से इतना निरादर और वकील साहब के द्वारा इतना आदर, दोनों के व्यवहार में इतना अंतर देखकर कमला कुछ विस्मित सी हो गई थी। वकील साहब ने अंदर जाकर पत्नी से कहा और फिर बाहर आकर बैठ गए। हीरा देवी ने समझा कि कोई उनसे मिलने आया है, इसीलिए वो अपने कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलकर रसोइये को चाय तैयार करने के लिए कहा और वो ड्राइंग रूम में आ गई। किंतु वहां किसी और को नहीं, कमला को ही अपने पति के साथ खुले मुंह मखमला कोच पर बैठे देखकर हीरा देवी के शरीर में आग लग गई। वो कुछ बोली नहीं, रूखे भाव से आकर वहीं दूसरी कोच पर बैठ गई। उसके आते ही कमला उठकर खड़ी हो गई और उसकी ओर लक्ष्य करके कहा, अब आज्ञा दीजिए, मैं घर जाऊंगी। हीरा देवी के कुछ बोलने से पहले ही वकील साहब बोल उठे, बैठिए ना, चाय तैयार हो गई है, चाय पीकर जाइएगा। एक तीव्र दृष्टि से पति की ओर देखकर हीरा देवी ने कमला से कहा, हाँ, चाय पी के जाना तैयार हो गई है। मगर कमला रुकी नहीं। कमला की सुंदरता की छाप वकील साहब के हृदय पर प्रथम दृष्टि में ही पड़ गई। इसीलिए सबकी नजर बचाकर कभी कभी कमला के मुंह की ओर वे देख लिया करते थे। किसी बुरे भाव से नहीं, वे सौंदर्य उपासक थे। प्रत्येक सुंदर वस्तु को देखना उनकी दृष्टि में आवश्यक था। शिष्टाचार के तौर पर कमला के जाते समय हीरा देवी ने उसे कभी कभी आते रहने के लिए कहा। कमला इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देकर
अपने घर चली गई। कमला के जाते ही पत्नी पर तिरस्कार सूचक दृष्टि डालकर वकील साहब ने पूछा, ये कौन थी और वहां चटाई डालकर क्यों बिठा दिया? ये इतना बड़ा ड्राइंग रूम किस लिए है? हीरा देवी भी उसी भाव में तीव्र स्वर में बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं नौकर चाकरों को भी अपने साथ इस कुर्सी पर बिठाया करूं? ये तो तुम ही से होगा, मैंने तो नहीं सीखा। फिर भी अब वाद विवाद करने से क्या तात्पर्य है, जब तुमने उसे बुलाकर अपने पास कुर्सी पर बिठा ही लिया? वकील साहब ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, नौकर चाकर? नौकर चाकर से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हीरा देवी ने रुखाई से कहा, ये मुंशी की ही तो पत्नी है ना, नौकर चाकर नहीं तो क्या मेरी हमजौली है? वकील साहब कुछ नम्र होकर बोले, मुंशी की ही स्त्री सही, हीरालाल मेरा मुंशी है, उसकी स्त्री तो नहीं है। उसके साथ तुम्हें नौकर का सा बर्ताव कदापि न करना चाहिए था। जो सम्मान करना जानता है वो सम्मान पाता भी है। फिर गरीबों का सम्मान तो धनिकों से अधिक करना चाहिए। यदि तुम उसे अपने साथ पहले ही ड्राइंग रूम में लेकर बैठती तो तुम्हारे सम्मान में कुछ अंतर न आ जाता। तुम्हारे विषय में वो ऊंचे विचार लेकर ही जाती। हीरा देवी अब झंझला उठी, क्यों तंग किए जा रहे हो? मुझसे नहीं बन पड़ा, तुमने तो कर ही दिया ना, फिर अब अफसोस किस बात का है? और इतने पर भी संतोष न हो तो जाके उसके आंसू पहुंचाओ, मुझे कोई शिकायत न होगी। कहकर हीरा देवी दूसरे कमरे में चली गई। मेज पर चाय ठंडी हो रही थी। उस तरफ न वकील साहब का ध्यान था और न ही हीरा देवी का। हीरा देवी के जाते ही थके हुए वकील साहब वहीं पर एक कोच पर लेट गए। बात बात में वो पत्नी के वाद विवाद और तर्क से थक गए थे। विवाह से पहले जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी भावी पत्नी ग्रेजुएट है, संस्कृत में कात्य तीर्थ है, तो उन्हें न जाने कितनी प्रसन्नता हुई थी। अपने कल्पना जगत में उन्होंने एक छोटे से सोने के संसार को देखा, जिसमें सहयोग से गृहस्थी नंदनवन हो जाती है। इसी सुस्वप्न को देखते देखते वे विवाह के बंधन में बंध गए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। मित्रों ने बधाई के पुल बांध दिए। नववधु अधिक सुंदर न थी मगर सुशिक्षित थी, इसका वकील साहब को गर्व था। लेकिन आज उनका सारा गर्व धूल हो चुका था। रह रहकर उन्हें ऐसा जान पड़ता था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली हो, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। पत्नी के उद्दंड स्वभाव से वे बहुत असंतुष्ट थे। हीरा देवी में उन्हें स्त्रियोचित गुण ढूंढे न मिलते थे। पत्नी से अधिक संकोच और शील की मात्रा तो उनके स्वभाव में थी, जिसके कारण वो पत्नी से कभी कुछ कह सुन न सकते थे, और कहते भी तो कैसे। हीरा देवी आखिर उनसे किस बात में कम थी? वे वकील थे। हीरा देवी भी कुछ दिनों तक पटना के गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी थी। वकील साहब बीए एलएलबी थे तो हीरा देवी बीए बीटी थी। विद्या, डिग्री, रुपए कमाने की कला, वकील साहब से हीरा देवी किसी बात में तिल भर भी कम न थी। फिर उनसे वो किस बात में दबती, और दबती भी कैसे? उन्होंने तो स्त्रियों के समान अधिकार पर बड़े बड़े लेख लिखे थे और तर्क के द्वारा ये सिद्ध कर दिया था कि स्त्री और पुरुष का प्रत्येक बात में समान अधिकार है। किंतु वकील साहब से कोई पूछता, इस समान अधिकार का परिणाम उनके हक में कैसे सिद्ध हुआ? वे तो जानते ही न थे कि गृहस्थ सुख कैसा होता है। वे तरस रहे थे। हीरा देवी उनके लिए एक मित्र की तरह थी। बाकी घर का सारा काम तो नौकर करते थे। हीरा देवी भी ग्रेजुएट थी। वे इन छोटी छोटी बातों में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं कर सकती थी, और न कभी वकील साहब की ही इतनी हिम्मत पड़ती कि उनसे किसी काम के लिए कहते। 100 की जगह 200 खर्च होता, पर एक दिन भी उन्हें अच्छा भोजन न मिलता।
वैसे तो सामने थाली में कई चीजें होती, पर सब बेस्वाद, नीरस, जैसे तैसे वे पेट भरते थे। हीरा देवी पहली ही बार गर्भवती हुई थी। प्रसव के लिए उन्होंने अपनी माता के पास जाना उचित समझा। वकील साहब ने भी इसे ही ज्यादा ठीक समझा, क्योंकि यहां उनके घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं। अतः गर्भ के छठे मास में ही हीरा देवी अपनी मां के घर चली गई। एक दिन कचहरी से लौटकर वकील साहब चाय के लिए बैठे ही थे कि हीरालाल एक थाली में कुछ मिठाइयां, जो एक सुंदर बेल बूटेदार रुमाल से ढकी थी, लेकर आया। बोला, घर में बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए ले चलूं। बहू जी तो है नहीं, अब आपके लिए कौन बनाता होगा। वकील साहब ने मन ही मन सोचा, वो थी भी तो कब बना के खिला देती थी। लेकिन प्रकट में बोले, अरे क्यों तकलीफ की हीरालाल, महाराज तो बना ही दिया करता है जो भी कुछ मैं चाहता हूं। हीरालाल ने धीरे से थाली को मेज पर रखकर रुमाल हटा लिया और फिर बोला, वकील साहब ये पकौड़ियां खाइए, अभी बनी हैं, बिल्कुल गरम गरम हैं और चाय के साथ आपको अच्छी भी लगेंगी। वकील साहब पकौड़ियों के शौकीन थे। तश्तरी की सब पकौड़ियां वे साफ कर गए। हीरालाल शर्माया, शायद वो कुछ कम लाया था। खाने के बाद वे बोले, दरअसल हीरालाल बहुत अच्छी पकौड़ियां बनी हैं, बाकी मिठाइयां भी बहुत अच्छी है। क्या ये सब तुम्हारे घर की बनी हैं? हीरालाल प्रसन्न होकर बोला, हाँ सरकार, हम लोग तो बाजार की मिठाई खाते ही नहीं, वो तो सब अपने हाथ से बना लेती है। सस्ती की सस्ती पड़ती है और बाजार से अच्छी भी रहती है। वकील साहब बोले, मालूम होता है कि भोजन बनाने में बड़ी चतुर है, पर वो तो मिर्जापुर तरफ की है। देहात की लड़कियों को तो मैंने भोजन की कला में निपुण नहीं देखा। हीरालाल बोला, दिनों का ही फेर समझिए वकील साहब, ये मुंशी नवल किशोर राय की बेटी है। एक ही रात में डाकुओं ने ऐसा जबरदस्त डाका डाला कि इनका सब कुछ लूट कर ले गए। इन्हें अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर मिर्जापुर में रहना पड़ा। देहात में रही तो क्या हुआ, इनकी माँ बहुत चतुर थी और उन्होंने ही इन्हें सब कुछ सिखाया। उन कान के बूंदों के अतिरिक्त मोतियों का एक चंद्रहार भी उसके पास है। वकील साहब, मैं क्या बताऊं, उसके हाथ में तो जैसे कोई जादू है। मामूली सी दाल भात बनाती है, पर वो भी इतनी स्वादिष्ट कि क्या बताऊं। वकील साहब आश्चर्य से बोले, अच्छा, ये मुंशी नवल किशोर राय की कन्या है? अरे वो तो इलाहाबाद के बड़े भारी वकीलों में से एक थे, तभी ये इतनी चतुर है। हीरालाल ने प्रसन्नता का भाव जाहिर करते हुए कहा, वकील साहब, गुस्ताखी माफ हो तो एक अर्ज करता हूं, आप कल सवेरे झोंपड़े में ही भोजन कीजिए। हम गरीबों के भोजन का स्वाद भी लीजिए। वकील साहब को अपने मुंशी के यहाँ भोजन करना जरा उचित मालूम न हुआ। बोले, क्यों तकल्लुफ करते हो हीरालाल, ये जो इतनी चीजें लाए हो यही मेरे लिए कल तक के लिए काफी है, फिर क्यों तकलीफ करते हो। हीरालाल बोला, इसमें तकलीफ की क्या बात है वकील साहब, उसका स्वभाव तो ऐसा है कि अगर 10 खाने वाले आ जाएं तो उसे दूनी खुशी होती है। सुस्ती तो उसमें नाम की भी नहीं है और खाने वालों को खिला पिला के चाहे उसके खाने के लिए एक कौर भी ना बचे, उसे बड़ा संतोष होता है। वकील साहब बोले, अच्छा, भोजन तो तुम्हारे घर का स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मैं वहां खाने ना आऊंगा, तुम खाना यहीं ला देना। हीरालाल खुशी खुशी अपने घर चला गया। वकील साहब ने कपड़े पहने और क्लब की तरफ चल दिए। क्लब से उस दिन वकील साहब जल्दी ही लौट आए। उनका जी वहां भी न लगा।
एक अजीब तरह की परेशानी उन्हें तंग किए डालती थी। भोजन के लिए महाराज पूछने आया। कई बार पूछने पर जैसे सोते सोते चौंक कर उन्होंने जवाब दिया, नहीं। महाराज इस नहीं का अर्थ कुछ भी न लगा सका। दोबारा फिर पूछा, साहब भोजन लाऊं क्या? वकील साहब झल्ला उठे और बोले, अभी कहा था ना मत लाओ। क्या एक बार कहने से तुम समझ नहीं सकते? महाराज चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वकील साहब से कुछ बोल सके। किंतु रात को 9 बजे फिर हीरालाल ने दरवाजा खटखटाया। वकील साहब इतनी रात को उसके आने का कारण समझ गए। फिर भी और दिनों की तरह वे उसे आज झिड़क न सके, बल्कि आदर के साथ बिठाया और नम्रता से बोले, क्या है हीरालाल? मालूम होता है कि आज पीने के लिए नहीं है कुछ। हीरालाल हंस पड़ा और बोला, सरकार, जब तक आपके पास हूं तो क्या तकलीफ हो सकती है? जब मेरे पास न रहेगा तो आपके पास ही आऊंगा ना। अच्छा तो ये बात है। कहते हुए वकील साहब ने 2 रुपए जेब से निकालकर फेंक दिए। आज पहली बार हीरालाल को बिना किसी प्रकार की झिकझिक किए पीने के लिए इतनी आसानी से रुपए मिल गए थे। रुपए तो वो सदा ही ले लिया करता था, किंतु घंटों माथापच्ची करने के बाद। वकील साहब के इतने शीघ्र रुपए निकालकर देने का अर्थ उसने लगाया कि उस दिन उनकी अत्यधिक आमदनी हुई होगी। रुपए उठाते उठाते बोला, मालूम होता है आज सरकार की खूब आमदनी हुई है। वकील साहब, रुपए हों तो 2-3 और दे दो ना, घर में भी खर्च के लिए बिल्कुल नहीं है। वकील साहब बोले, अच्छा, तुम्हें 2 दे दिए तो तुम और लालच में पड़ गए। हीरालाल नम्रता से बोला, नहीं वकील साहब, घर में तंगी न होती तो कभी न मांगता। आप तो मुझे जानते हैं, बस मुझे पीने भर को मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए। आज तो उसने कहा कि रुपया चाहिए, इसलिए आपसे कहा, नहीं तो क्या कभी कहता मैं। आज की वकील साहब की आमदनी कुछ 5 रुपए हुई थी। उन्होंने बाकी 3 रुपए निकालकर हीरालाल के हवाले कर दिए और देते देते उन्होंने ताकीद भी कर दी, देख सब रुपए की मत पी जाना, घर में खर्च के लिए भी दे देना। हीरालाल बोला, नहीं वकील साहब, क्या मैं पागल हूं? मैं पहले घर देकर ही फिर पीने जाऊंगा। और हीरालाल वहां से चला गया। वकील साहब फिर पलंग पर लेटे, लेकिन उन्हें नींद न आई। उन्होंने अपने और हीरालाल के जीवन की तुलना की। चतुर स्त्री पाकर वो कितना सुखी है, उसका गृहस्थ जीवन कितना आकर्षक है, और है वो मामूली सा मुंशी। उसकी स्त्री साधारण पढ़ी लिखी ग्रामीण बालिका है, फिर भी गृहस्थी को स्वर्ग बना रखा है। एक मैं हूं, शहर के बड़े वकीलों में 500-700 मासिक तो कमा ही लेता हूं। बंगला है, मोटर है, सुंदर बगीचा है। स्त्री संस्कृत और अंग्रेजी में ग्रेजुएट है। लोग तो यही समझते होंगे कि मैं कितना सुखी हूं। मित्र लोग आकर मेरी किस्मत की सराहना कर जाते हैं, किंतु हाय रे मेरी किस्मत, मेरे सिवा और कौन जान सकता है। बिना सुशील पत्नी के सब सुख होते हैं, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। सच्चे गृहस्थी के सुख के सामने सारे सांसारिक सुख हेय है। वो गृहस्थ सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। काश मैं भी किसी मामूली पढ़ी लिखी स्त्री से ही विवाह करता और वो सुशील होती तो जीवन कितना सुखी होता। यदि सुशीला न भी होती तो कम से कम बात बात में उसका तर्क शास्त्र तो न चलता।
हर बात में वो अपनी विद्वत्ता की छाप तो न जमाने लगती, किंतु यहाँ तो बात ही कुछ और है। हीरा अपने सामने मुझे कुछ समझती ही नहीं। दूसरों के सामने उससे कुछ कहते हुए मैं डरता हूं, न जाने कैसा ऊटपटांग उत्तर दे दे और फिर मुझे उनके सामने लज्जित होना पड़े। इसी प्रकार मैं जितना उनसे दबता हूं, वो मुझे दबाती जाती है। मैं स्त्री को समान अधिकार देने का विरोधी नहीं हूं, किंतु वे इतना समझती ही कहाँ हैं। वे अधिकार पाते ही उसका दुरुपयोग करने लगती है। स्त्रियों के लिए कोमलता, लज्जाशीलता और नम्रता बहुत आवश्यक है, पर ये बातें हीरा कहाँ जानती है। किंतु इसमें हीरा का दोष कहाँ है? दोष तो उसकी शिक्षा का है। फिर मैं शिक्षा को भी दोष कैसे दूं? उसकी छोटी बहन मीरा भी तो एमए में पढ़ रही है। इतनी सुशील, इतनी लज्जाशील और इतनी सीधी कि आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकती। कुछ नहीं, सब मेरी किस्मत का दोष है। मेरी किस्मत में गृहस्थ सुख नहीं है। फिर मुझे सुशीला पत्नी कैसे मिलती? उन्होंने कमला और हीरा की तुलना की। कमला उन्हें साक्षात लक्ष्मी सी और हीरा अहंकार, अभिमान की प्रतिमा सी जान पड़ी। वो पहले ही दिन, पहली ही दृष्टि में कमला के रूप पर मुग्ध हो गए थे। आज वो उनके गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, किंतु इतना वो जानते थे कि जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब इंद्रियां मनुष्य को अपना दास बना लेती है। जानता हुआ भी मनुष्य अनजान बन जाता है, समझदार भी नासमझ हो जाता है। इसीलिए वो कमला के रूप और गुणों पर मुग्ध होते हुए भी उससे दूर दूर रहना चाहते थे। वे उस पवित्र फूल को, जिसका सौरभ उन्हें बहुत प्रिय था, छूकर अपवित्र न करना चाहते थे। इसीलिए वो उनके पास आने से डरते थे। संभव है कि पास पहुंचकर वे उसे छू लेने के लोभ को संवरण न कर सकें। यदि ऐसा हुआ तो फिर उसका क्या परिणाम होगा? उसके भयंकर परिणाम का काला चित्र वकील साहब की आंखों के सामने खिंच गया। वे घबरा कर उठे। पास ही मेज पर रखा हुआ हीरा का चित्र उठाकर देखने लगे, किंतु उस चित्र में कई बार देखने पर भी उन्हें कमला ही दिखी। वे घबराकर इधर उधर करवटें बदलते रहे, अंत में ये निश्चय करके कि सवेरे हीरा लाल के यहाँ भोजन के लिए अस्वीकृति भेज दूंगा। न जाने कब उन्हें नींद आ गई। सवेरे वकील साहब जब सोकर उठे तो दिन चढ़ आया था। हीरालाल अपने कई मुवक्किलों के साथ वकील साहब के इंतजारी में बैठा था। वकील साहब उठे। कहाँ तो सोने से पहले उन्होंने ये निश्चय किया था कि हीरालाल के घर का भोजन अस्वीकार कर देंगे। चाय पीते पीते महाराज से बोले, मैं आज यहाँ खाना न खाऊंगा, मेरे लिए खाना न बनाना। और तो खाना बनाना ही किसके लिए था? महाराज को तो बिना मांगे ही छुट्टी मिल गई। इधर भोजन के समय हीरालाल वकील साहब से पूछने आया। उन्होंने कहा, वहीं चल के खा लेता हूं, तुम भी घर पर रहोगे, बार बार दौड़ने से बचोगे। हीरालाल और चाहता ही क्या था, वकील साहब को अपने घर लेकर पहुंचा। वकील साहब तो घर की सफाई देखकर दंग रह गए। छोटे छोटे से 2 कमरे कमला ने ढंग से सजा रखे थे। इतनी सफाई थी कि वो उसकी चतुराई पर चकित हो गए। उन्हें स्वप्न में भी ये आशा न थी कि उनके नौकरों के रहने की कोठरी नंदन कानन बनी हुई है। जो घर कमला से चतुर गृहिणी के आलोक से आलोकित हो रहा था, उसकी तुलना नंदन कानन भी क्या करेगा। वकील साहब दूसरी कोठरी में बैठे थे। बीच के दरवाजे पर एक फटी हुई साड़ी का सिला हुआ हल्के रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के पीछे वकील साहब को बार बार कमला के पैरों की पाजेब की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जिससे रह रहकर उनका मन चंचल हो जाता था। जिन पैरों की पाजेब की मधुर ध्वनि वकील साहब के हृदय को दोलायमान किए डालती थी,
उन पैरों को एक बार चूम लेने के लिए उनका मन आतुर हो उठा। हीरालाल ने आसन बिछाकर पानी रखा। कमला थाली परोसकर ले आई। आज उसने एक बहुत मामूली हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। नीले रंग में उसका रूप और भी निखर रहा था। खाना बहुत सादा था, दाल चावल, 2 तरह की मामूली तरकारी, किंतु सादा भोजन होने पर भी बहुत स्वादिष्ट और रुचिकर था। मिर्च मसाले बहुत कम थे, फिर भी जाने क्या था कि वकील साहब रोज से कहीं ज्यादा खा गए। खाते खाते बोले, हीरालाल, मुझे खाना इसी तरह का अच्छा लगता है, किंतु महाराज तो जरूरत से ज्यादा मिर्च मसाले भर देता है। परिणाम ये होता है कि मैं कभी पेट भर कर नहीं खा पाता। तुम अपनी स्त्री से कहो कि वो महाराज को भी खाना बनाना सिखा दे। कमला ने धीरे से कुछ कहा। हीरालाल हंसता हुआ बोला, वकील साहब, वो कहती है कि आप यहीं क्यों नहीं खा लिया करते। वकील साहब हंसकर बोले, सो यहां मेरी किस्मत में नहीं है, सबको थोड़े ही ऐसा खाना नसीब होता है। कहते कहते साहब चले गए। कचहरी पहुंचने की देर हो रही थी। हीरालाल भी जल्दी जल्दी भोजन करके भागा। आज वो भी वकील साहब की कार में ही बैठकर कचहरी गया। प्रशंसा झूठी हो या सच्ची, किंतु है ऐसी चीज जिसे सुनकर प्रसन्न हो जाना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी प्रशंसा के इतने बंधते पुल सुनकर कमला पुलकित न हुई, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो चीजें दूने उत्साह के साथ बनाती और नित्य ही कोई न कोई नई वस्तु बनाकर वकील साहब के लिए भेज देती। उसके हृदय में और कोई भाव न थे, किंतु प्रशंसा पाने की लालसा जरूर थी। वकील साहब इसका दूसरा ही अर्थ लगा रहे थे। वे बार बार सोचते कि जिस प्रकार मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम का सूत्रपात हुआ, उसी प्रकार कहीं कमला के हृदय में तो नहीं है। वे सदा इसी चिंता में व्यस्त रहते, किंतु प्रेम प्रकट करने का उन्हें साहस न होता। इसके अतिरिक्त वे विश्वास की जगह अविश्वास को स्थान देकर पतित न होना चाहते थे। वे अपनी इंद्रियों का दमन करके अपनी सच्चरित्रता पर धब्बा न लगने देना चाहते थे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। इस बार जब वे हीरालाल को तनख्वाह देने लगे तो 10 रुपए के स्थान पर 15 रुपए दिए और कहा, हीरालाल, मेरी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह भी मैंने बढ़ा दी है। इस महीने से तुम्हें 15 रुपए मिला करेंगे। हीरालाल को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। खुशी खुशी घर आया, पत्नी के हाथ पर रुपए रखता हुआ बोला, कमला, सचमुच तुम लक्ष्मी हो। जिस दिन से तुम आई हो, मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। कल तक तो वकील साहब मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करते थे, लेकिन देखो अब वो दोस्तों का सा व्यवहार करते हैं। कहां तो सदा निकाल देने की धमकी दिया करते थे और कहां इस महीने से 15 रुपए तनख्वाह कर दी है। अब तुम कहो, तुम लक्ष्मी हो या नहीं। तनख्वाह बढ़ने की खुशी में मैं कल उन्हें दावत दे आता हूं। जरा इस बार गहरा माल बने। 5 रुपए ऊपर वाले खर्च कर दो, परमात्मा बहुत देगा। वकील साहब दूसरे दिन हीरालाल के यहाँ भोजन के लिए आए। आज कमला ने कई तरह की भोजन सामग्री तैयार की थी। हीरालाल थाली परसवा के वकील साहब के सामने रख ही रहा था कि बाहर से कुछ मुवक्किलों ने आवाज दी। हीरालाल ने कमला से कहा, तुम वकील साहब को भोजन खिला दो, मैं जरा मुवक्किलों को संभाल लूं, वरना बहक जाएंगे। ये कहकर वो बाहर चला गया। सामने ही दूसरे वकील का घर था। उसे डर था कि कहीं मुवक्किल दूसरे वकीलों के घर न चले जाएं। हीरालाल मुवक्किलों से बातचीत कर रहा था। कमला वकील साहब को खाना खिला रही थी। बिल्कुल एकांत, और सामने वही वस्तु जिसके वे भक्त थे।
वकील साहब कुछ हतप्रत और चंचल से हो गए। वे बोले, खाना इतना अच्छा बना है कि जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। कमला कुछ न बोली। उसे ये एकांत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वकील साहब के चेहरों की लाली और आंखों में उन्मत्तता साफ दिखाई दे रही थी। हाथ धुलाने के बाद कमला टॉवल देने लगी। वकील साहब टॉवल लेकर कमला की ओर झुके। कमला थोड़ा सा पीछे सरक गई। पीछे दीवार होने के कारण वो ज्यादा हट न सकी। वकील साहब ने थोड़ा और झुककर कमला के होठों पर अपने होठ जड़ दिए। न चाहती हुई भी कमला उनका विरोध न कर सकी। कुछ क्षण तक कमला के अधरामृत का पान कर बिना कुछ कहे ही वकील साहब बाहर चले गए। वकील साहब के बाहर आने के बाद हीरालाल भी खाने आ गया। आज फिर वकील साहब के साथ हीरालाल को कचहरी जाना पड़ा। हीरालाल के कचहरी जाने पर कमला वकील साहब के कृत्य पर बार बार विचार करती रही। उसे रह रहकर उनके साथ अपने पतन का दुख हो रहा था, किंतु उसने तो कभी सोचा भी न था कि ये मामला इस हद तक पहुंच सकता है। शाम हुई। आज वकील साहब क्लब न जा सके। आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। फिर मिलेंगे कान के बूंदे भाग 2 के साथ। नमस्कार।